ये वीडियो होने वाला है कि हम लोग स्टॉक्स एनालिसिस करते समय कौन से ऐसे वेबसाइट्स का यूज करेंगे और कैसे एनालाइज करेंगे कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं और फिर उनका पूरा एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये स्टॉक का ये वीडियो जो है वो एक्चुअली मराठी में बनाने वाला था, बट क्योंकि इसका ब्रॉडर व्यू होने वाला है, बहुत से लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ, तो कुछ उसमें से जो है वो मल्टी स्टेट है यानी भारतीय स्टेट से है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी इस वीडियो को जो है वो हिंदी में बना रहा है। कुछ चीजें जो मुझे क्लेरिफाई करनी है वो ये है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूँ। तो आपको अगर कुछ भी चीज जैसे स्टॉक्स की रिगार्डिंग बाय करना है, सेल करना है, आपका पोर्टफोलियो प्लानिंग करना है या कुछ भी करना हो, तो एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस दीजिए। वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से करें। मैं आपको यहाँ पे बस सिखाने आया हूँ कैसे आप अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स पकड़ सकते हो, कैसे उनका फंडामेंटल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, सिक्लिकल और सप्लाई डिमांड स्टाइल में पूरा का पूरा एनालिसिस करके एक श्योर डिसीजन ले पाओ। लेकिन डिसीजन लेना है नहीं लेना है ये बताना मेरा काम नहीं है। सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर को कांटेक्ट करने के लिए आप गूगल या चैट जीपीटी पे डाल सकते हो। आप वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। उनकी नॉमिनल फी रहती है 3-4 हजार 6 हजार के आसपास। मैंने खुद 2 से 3 बार सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बहुत बार कंसल्ट किया है और उस हिसाब से कुछ कुछ पोर्टफोलियो मॉडिफिकेशन जो है वो मैंने किए हैं, तो बहुत बेटर होता है आपके गोल के हिसाब से प्लानिंग करने की। चलो, सो कमिंग बैक टू द वीडियो। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक सेमिनार जो मैंने दिया है इसके बैक फॉरवर्ड ये वीडियो है। मैं कौन हूँ, तो मैं रोहित हूँ। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल एंड वर्किंग इन मार्केट सिंस 7 इयर्स। और कुछ एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो कोर्सेज मैंने यहाँ पे किए हैं उसका एक निचोड़ एक शॉर्ट प्रोसेस में यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। अब कुछ कुछ कोर्सेज मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ किए हैं जो मेंटर्स भी है और जो काफी अच्छे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रचना रानडे जी है। तो रचना रानडे इज अ वेल नोन यूट्यूबर। उनकी तरफ से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का फिजिकल कोर्स जो है वो किया है। पुणे में 30 डेज का होता है ये कोर्स। उनके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बहुत अच्छा कोर्स था। वहाँ पे मैंने फंडामेंटल बैलेंस शीट एक मिनी सीए कोर्स टाइप ऑफ कोर्स था, जहाँ पे फंडामेंटल्स के जरिए बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद में टेक्निकल के लिए मैंने 2 से 3 लोगों के साथ कंसल्ट किया है। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लोग आए। इसमें शेट्टी सर करके एक थे जिन्होंने बेसिक चैट पैटर्न टेक्निकल, एक बनोज सर कर रहे थे उन्होंने भी बताया, पुष्कराज ठाकुर जी ये काफी अच्छे यूट्यूबर अभी हो चुके हैं, काफी फेमस है। इनकी तरफ से मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है वो सीखी है। इसके अलावा इकोनॉमिकल एनालिसिस अस्वद सर करके है जो पढ़ाते हैं स्टैनफोर्ड में, उनकी तरफ से मैंने मेंटरिंग ली है। और उसी के साथ एक बहुत अच्छे खान सर करके यूएस बेस्ड है ये, इनका इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स है, ऑनलाइन ही है वो। तो वो कोर्स मैंने कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स का, ताकि वहाँ पे साइकिल्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं और मैक्सिमम सप्लाई डिमांड भी आप वहीं पे कवर कर सकते हो। तो ये कुछ कोर्सेस है जो मैंने इन दौरान किए हैं और जिसका एक्सपीरियंस और सीक्वेंस मैं सिंपल जो फ्री टूल्स अवेलेबल है उसके जरिए ये वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। सो आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन में दे पाया हूँ आपको। अभी टाइम न गवाते हुए मैं स्क्रीन पे जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे एक स्टॉक का एनालिसिस करना है या फिर एक स्टॉक पकड़ना भी है। तो आपको पता होगा कि लगभग 5-5.5 हजार के आसपास स्टॉक्स है। अगर आप बीएसए एनएससी मिक्स कर लो तो इतने स्टॉक्स में कौन सा अच्छा परफॉर्मिंग है आपको पता ही कैसे चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले 3 वेबसाइट्स का आप नाम लिख लीजिएगा। पहली है screener.com जो यहाँ पे आपको दिख रही है, screener.com। उसके बाद है in.tradingview और उसके बाद है tickertape.com। ये तीनों का अपना अपना कुछ सीक्वेंस है और अपना अपना कुछ इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको आखिर में समझाऊंगा। और उसके बाद में चैट जीपीटी भी आप खोल के रखेंगे। और फॉर द बेटर सेक्स मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विजन एक वेबसाइट जो है वो ग्रॉक कैन गिव यू अ गुड मार्केटिंग एनालिसिस काइंड ऑफ। So Grok, we will also take Claude in this. What I do is सबसे बेस्ट थिंग, अगर आपको ये सब कुछ यूज करना है तो मैंने एक फेक ईमेल आईडी निकाल लिया है। फेक एक डमी ईमेल आईडी निकाल लिया है जहाँ पे मैं कुछ भी यूज नहीं करता। वो जो ईमेल आईडी है वो मेरे मोबाइल नंबर से अटैच बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां का डेटा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ का डेटा वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा। और उस मेल आईडी को मैंने क्रोम एक्सटेंशन के अंदर यानी क्रोम जो है उसको लॉग इन किया है, वहां पे अपना ईमेल आईडी लॉग इन कर दिया। अब बेसिकली मैं हर जगह पे बस कंटिन्यू भी गूगल करूंगा और ऑटोमेटिकली लॉग इन होता चला जाएगा। हर जगह पे मेरे को अलग अलग लॉगिन करने की जरूरत है। तो ये क्रोम का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, तो क्रोम है उसका। ठीक है, चलो। यहाँ पे आया, मैं लॉगिन पे बटन क्लिक किया, सेम यहाँ पे आप देख सकते हो आपको
लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन आ गया। अब क्रोम पे मैंने गूगल लॉगिन किया है तो बस लॉगिन कर दूंगा, स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो आपको दिखेगी। तो सबसे पहली चीज होगी स्टॉक्स को ढूंढना कि कौन से अच्छे स्टॉक्स है। देखिए म्यूचुअल फंड हो गया, बाकी सारा एसेट, रियल एस्टेट, वो तो मैं सेमिनार में कवर करने वाला हूँ। लेकिन जो स्टॉक है इसका ये वीडियो है कि स्टॉक्स कैसे ढूंढने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बीच में एक ऑप्शन दिखाई देगा जो है स्क्रीन्स। स्क्रीनर पे आने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी आपको, यहाँ पे आपको स्क्रीन्स करके ऑप्शन दिखेगा। गुड। यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज, ओके गुड। अब समझ लीजिएगा बात को, अगर मुझे किसी कंपनी में निवेश करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि भाई वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। सबसे पहले तो यही देखूंगा ना कि सेल क्या है, कितना प्रॉफिट है। जैसे पेटीएम हो गया फॉर एग्जांपल, बहुत मार्केटिंग कर लिया उन्होंने या क्रेड भी चल रहा है तो पूरी कंपनी लॉस में है। तो जो आईपीओ में जितने जिन्होंने, थोड़ा थोड़ा रीच वगैरह की वजह से वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। तो अपन चलेंगे फिर से एक बार क्वेरी की तरफ। तो क्वेरी में आपको क्या डालना है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो कोई भी कंपनी है तो आप बेसिक चीज यही करोगे कि बाबा कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे डालेंगे नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हमें जो चाहिए वो ग्रेटर देन 1 चाहिए। देखिए आप 1 करोड़ 5 करोड़ ऐसा नहीं डाल सकते। कोई कंपनी अगर 10 करोड़ की होगी उसके लिए 5 करोड़ भी बड़ी अमाउंट है। तो आपको अमाउंट नहीं डालनी, खाली ग्रेटर देन 1 डालना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल चाहिए ना। ग्रेटर देन 1 यानी निगेटिव नहीं चाहिए भाई, यानी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वो प्रॉफिट मेकिंग चाहिए। ओके, आई होप आप समझ गए। कुछ नहीं, तो थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके चलो, तो उसके बाद में हम लोग क्या डालेंगे, अब सेकंड फेज में क्या आएगा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपकी कितना सेल्स ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ डाल देंगे 5 years, और वो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी अगर अच्छी है तो हर साल उसने मिनिमम 15-15-15% से ग्रो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई 7% से बढ़ रही है तो 7% तो उसको वैसे भी आ रहा है, तो उसकी खुद की मिनिमम 7% तो होनी चाहिए ग्रोथ। तो ओवरऑल अगर अपन पकड़ लेंगे तो 15% ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ, ऐसा पकड़ लेंगे आप। वैसे 20% चाहिए इंडिया के मार्केट इन्फ्लेशन के हिसाब से, फिर भी अपन एक काम कर लेते हैं, इसको सॉरी इसको अपन 15% रख लेते हैं। फिर उसके बाद में आएगा प्रॉफिट, क्योंकि मेन जब तक बॉटम लाइन जो है मेन प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, बराबर है। तो प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए। आप प्रॉफिट ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब इसमें ये तो हो गया बेसिक, यानी कंपनी है, उसके बाद में कंपनी का सेल्स ग्रोथ, उसके बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। उसके बाद में आएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मुझे छोटी कंपनियां नहीं चाहिए। अगर मैं 100 करोड़ की कंपनी लूंगा तो उसका एसओपी अभी तक बनानी है, सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं है, उनको पता ही नहीं उनका मोड क्या है, कहाँ जाना है, तो ऐसी कंपनी तो बिल्कुल नहीं लूंगा मैं। तो मिनिमम मैं एक क्राइटेरिया बना के चलता हूँ हमेशा, मैं 3,000 करोड़ की ऊपर की कंपनी लेता हूँ। क्यों? मेरे हिसाब से 2 से 3 हजार करोड़ की ऊपर की कंपनी बेसिक बहुत अच्छी कंपनी है, सिस्टम्स बैठे हुए हैं, रोल कॉल हुए हैं, सीईओ अच्छे अच्छे काम कर रहा है, सिस्टम्स बैठ चुके हैं, यानी कंपनी अच्छी चल रही है। 3,000 करोड़ एक मार्केट कैप हो सकता है। आपको और थोड़ा सेफ खेलना है तो आप यहाँ पे 5,000 करोड़ डाल दीजिए। आपको और थोड़ा अगर सेफ खेलना है तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप 5,000 करोड़ की जगह पे 10,000 करोड़ डाल दो तो प्रॉपर मिड कैप आ जाएगा। देखिए इंडिया में सेगमेंट कैसे आप समझ लीजिएगा, अगर आप 1,000 करोड़ के नीचे खेल रहे हो तो सारा स्मॉल कैप में ही आता है। पर इंडिया में पूरा अलग सीन है, 10,000 करोड़ के नीचे स्मॉल कैप आता है, 10 से 1 लाख करोड़ के बीच में मिड कैप आता है, और 1 लाख करोड़ से ऊपर साला पूरा जो है वो लार्ज कैप आता है। और ऊपर के टॉप की 10 कंपनियां जो है उसको ब्लू चिप बोल देते हो आप, ठीक है। ये सीन है। तो इस तरीके से इंडिया में वर्कआउट होता है। तो आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल दिया 3,000 यानी 300 करोड़ रुपए, बराबर। उसके बाद में और क्या आएगा, तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बढ़ गया, लेकिन क्या वो सच में अपने इंडस्ट्री, देखिए मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टू व्हीलर का शोरूम है और मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। और ये मैं कैसे कहूंगा कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे जितने शोरूम्स हैं उन सब में से अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, परसेंटाइल बेसिस उसको बोलते हैं, तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं और मैं इन 10 में से सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। और मुझको ही लग रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे से बाकी सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इसमें आएगा सबसे पहली चीज वैल्यूएशन। अब पीई क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, मैं सेमिनार में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। नहीं समझ रहे हो तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसकी रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा स्मॉल वीडियो भी भेज दूंगा। तो पी बेसिकली प्राइस टू अर्निंग होता है। तो मेन फॉर्मूला ये है कि आपका कंपनी जहां पे आप जो चाहते हो
उसका प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्रियल प्राइस ऑफ अर्निंग से कम हो। क्यों? यानी पीयर का एवरेज जो आ रहा है उससे ये कम है, यानी क्या है, कंपनी तो अच्छी है, मार्केट कैप अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, पर उनके पीयर के कंपैरिजन में उसका वैल्यूएशन कम है। यानी यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है कि कम वैल्यूएशन वाली कंपनी आप लो, ताकि वो वैल्यूएशन का या जो पीई एक्सपांशन का फायदा है वो आप इजीली ले सको। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा पीई, ओके, प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन इंडस्ट्रियल। गुड। तो ये हो गया हमारे बेसिक फंडामेंटल्स। उसके बाद में और क्या चाहिए? ये भी बोल सकते हो कि पापा जितने भी सारे कंपनी के ओनर्स हैं उनका प्लेजिंग मुझको नहीं चाहिए, मैं वो नहीं खरीदूंगा पापा। जिन्होंने अपने शेयर खुद उधार पे रखे हैं वो नहीं चाहिए। तो शेयर प्लेजिंग या प्लेजिंग परसेंटेज जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। यानी मेरे को ऐसी कंपनी में पैसा डालना ही नहीं जहां पे जो शेयर होल्डर खुद है वो अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो मैं ऐसे कंपनी पे बिल्कुल नहीं डालता। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। क्यों? देखिए, सब कुछ अच्छा है पर कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा है, जैसे टाटा मोटर्स है, उनका डेट टू इक्विटी कभी एक जमाने में 2 के आसपास था। तो इतनी बड़ी कंपनी है, यानी उसका इक्विटी अगर 100 रुपए उसके पास है और उसका 500 रुपए का कर्जा है, तो आप समझ लीजिए अगर कोई आदमी के पास अपने आमदनी 1000 है और उसका कर्जा ही 5000 है, तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? तो ऐसी कंपनी जहां पे इससे ज्यादा सबसे ज्यादा डेट है वो कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी? कुछ एक केस में वो अच्छे से परफॉर्म कर भी पाएगी, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड का होता है खेल जो है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर डेट ज्यादा है तो खराब परफॉर्म करेगी, ऐसा नहीं। सप्लाई डिमांड का है, किसी को लग गया कि कंपनी अच्छी जाएंगी तो उसमें लोग पैसे भी डाल देते हैं और उसका परसेंटेज ऑफ प्रोपोजिशन कम है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका विनिंग कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हम ऐसी कंपनियां देंगे जो कर्जे से मुक्त है या कम कर्जे में काम कर रही है, क्योंकि अपने को अच्छे प्लेयर्स पे दाव लगाना है ना और आराम से बैठ जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेट टू इक्विटी। तो मेरा एक रूल है कि मैं सिंपली उसको 0.5 रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा ठीक है, मतलब उसके पास 100 रुपए है और वो 50 रुपए का कर्जा ले रहा है, तो मेरे हिसाब से ओके है, ठीक है, मतलब कुछ बिजनेस के लिए ले रहा होगा, इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। तो ये हो गया अपनी बेसिक क्वेरीज जो अपन रन करेंगे और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेरीज में कौन सी कंपनियां आती है, ठीक है। गुड। तो लगभग 67 ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पे जो है आपको मिलेगी, जिनका पीई भी उनके इंडस्ट्रियल पीई से कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 3000 करोड़ से ज्यादा है, उनका नेट प्रॉफिट जो है वो भी 1 से ज्यादा है, सब कुछ आरओआईसी वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जैसे एक एनालिसिस में कर लूंगा आपको और वहीं पे आप समझ जाओगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। एक एनालिसिस मैं आपको करने वाला ही देता हूँ, ठीक है। वारी, क्योंकि ये मैं स्टडी कर चुका हूँ ये स्टॉक्स, इसके लिए इसको लेता हूँ, ठीक है। वारी कौन सी कंपनी, यहाँ पे आपको अगर आप राइट कॉर्नर में जाओगे इसी स्क्रीनर पे, यहाँ पे कंपनी की डिटेल मिल जाएगी आपको। क्या दिसंबर में 1990 में ही हुई है, 1990 में हुई है, तो लगभग मोटा माटी 26 साल, 36 साल, 36 ईयर्स हो गए इस कंपनी। यानी कंपनी पुरानी है, ईवी पैनल बनाती है, बहुत कंपनी है, मार्केट लीडर है, चाइनीज कंपोनेंट्स है, मॉडल मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनका आप अंदर चले जाओगे तो सोलर से आपसे बस 91% रेवेन्यू आता है, बाकी 9% अदर से आता है। अदर में बाकी सारे सर्विसेज या कुछ कुछ मेंटेनेंस की चीजें हैं, या ओवरसीज भी दे सकते हो, 33% ओवरसीज में है। तो कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो उसमें 2-4 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कोई भी कंपनी एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये कंपनी का एक छोटा सा रेड फ्लैग ही पकड़ लीजिए कि 91% सोलर पैनल्स ही आता है। तो आइडियली अगर ये कंपनी है तो उसमें 70-60% एक का, 20% अलग का, 20% अलग का। जैसे आप अगर आईटीसी इसमें स्टडी करोगे तो उसमें आईटीसी में आपको मिलेगा कि 5 से 6 अलग अलग बिजनेसेस है, हर एक में डिवाइडेड है पोर्टफोलियो। उसके बाद में ओवरसीज भी होना चाहिए, अब खाली इंडिया मार्केट फोकस भी नहीं होना चाहिए कंपनी, थोड़ा बहुत बाहर का, थोड़ा बहुत अंदर का। तो ये एज पर ओवरसीज अगर आप पकड़ लोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से देखिए स्प्लिटेड है। 35% है उनका ओवरसीज, 33 से जा रहा है। रिटेल में यहाँ पे 21% है, ईपीसी जैसे 11% के आसपास है। तो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं, चाइना करते हैं और बहुत सारे देशों को करते हैं। मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है, आप डिटेल में इस चीज को यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप स्टडी करेंगे बेसिक फंडामेंटल कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन स्टॉक का पी, वो लगभग है 19.2 के आसपास। और डेट टू इक्विटी रेशियो पहले देखेंगे क्या है, 0.5। यानी पहली चीज तो ये है कि कर्जा बहुत कम है, 100 रुपए की आमदनी है, टोटल 100 रुपए का अगर उसका पास है इक्विटी, तो लगभग 200 रुपए का जो है उसका कर्जा है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पे चले जाएंगे अपन, सेकंड फैक्टर देखिए अपन आरओआईसी एंड आरओसी, ठीक है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल यानी आरओआईसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरओआईसी। अब देखिए 35% आरओआईसी है, आइडियली ये 20 के ऊपर होना चाहिए आरओआईसी, 20 के ऊपर, ठीक है। और आरओसी भी 20 के ऊपर होना चाहिए। दोनों, इन दोनों केस में ये दोनों भी
जो है वो 20 के ऊपर है, यानी ये दोनों हिसाब से अच्छा चल रहा है। ठीक है, गुड। इसके बाद में चलेंगे स्टॉक पी। स्टॉक का पी क्या है 90 और इंडस्ट्री पी है 29, यानी उसके जैसे बाकी काम करने वालों का एवरेज पी 30 है, एग्जाम्पल के लिए उसको 19 है, यानी ये अंडर वैल्यूड है, ये वैल्यू क्रिएट कर सकता है। अब क्रिएट कर सकता है कि नहीं वो आगे देखें। ठीक है, चलो तो नेट प्रॉफिट एक बार देख लेंगे कितना है, 4000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और डेट कितने का है देखिए 3200 करोड़ का, यानी इस साल के नेट प्रॉफिट में भी उसका पूरा कर्जा निकल सकता है। बात खत्म हो गई आपकी, आप आराम बैठे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्टॉक का पैटर्न भी आप देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पीई रेशियो मिलेगा, तो सबसे पहले आप पीई रेशियो को क्लिक करोगे और यहाँ पे मैक्सिमम को सिलेक्ट करोगे। मैक्सिमम यानी जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है इसके पूरे अंतराल में इसका पीई कितना रह चुका है। तो अगर आप देखोगे तो आइडिया कि इसका पीई जो है वो लगभग 37 के आसपास है, यानी अगर इंडस्ट्री का पी 30 चल रहा है तो उसके अराउंड वारी को भी हमेशा पी मिला है उतना, यानी लोगों ने उतना प्राइस टू अर्निंग उसको देने के लिए इच्छुकता जताई। लेकिन अभी के लिए वारी थोड़ा डिस्काउंट है, ये तो क्लियर हो गया ना, तो उसका एवरेज अगर 37 है लेकिन अभी अगर वो 19 पे है तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है, वो तो क्लियर है। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे उसको प्रॉज और कॉन्स भी दिख जाएंगे। प्रोज यानी कंपनी का क्या है, एक्सपेक्टेड क्वार्टर ग्रोथ गुड है, गुड डिलीवरी है उनका, 143% प्रॉफिट ग्रोथ है उनकी, लगभग कंपनी का गुड रिटर्न है। कॉन्स कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, यहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी मिल जाएगा टिकर टेक पे देख रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है। आप चलेंगे अपन थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे बाकी के प्लेयर्स आपको मिलेंगे, थोड़ा और जाने के बाद आपको क्वार्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्वार्टरली के थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको ईयरली मिलेंगे। देखिए आप लॉन्ग टर्म में जो है वो स्टॉक ले रहे हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही सोचना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन जो है वो करनी है। ठीक है, ये थोड़ा भगा के समझा रहा हूं मैं, आप थोड़ा थोड़ा धीरे करके इसको देख लीजिएगा क्योंकि मेरे को ये पूरा कंप्लीट करना है जल्दी से इसलिए। ठीक है, चलो। सो ईयरली क्यों, क्योंकि अपन लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पे कर रहे हैं तो अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते थे, और अपन लॉन्ग टर्म पे कर रहे हैं इसकी वजह से हम लोग ईयर टू ईयर रेशो देख रहे हैं। सिंपल देख लीजिएगा, सेल जो है वो लगभग 2000 करोड़ का था, वो जो सेल है वो लगभग 26,000 करोड़ का हो चुका। ठीक है, आप अगर प्रॉफिट देखने जाएंगे तो 40 करोड़ का प्रॉफिट था, लगभग 4000 करोड़ का हो चुका। तो 40 का प्रॉफिट अगर 4000 हुआ है, यानी लगभग कंपनी 1000 गुना ग्रो हुई है ना। 40 का 400, 400 का 4000, तो लगभग 1000 गुना। तो 1000 गुना का स्टॉक बढ़ा है क्या? तो अगर आप यहाँ पे चले जाओगे तो 2024 पे लिस्ट हुई। ठीक है, और अगर 5 साल का रिकॉर्ड देख ले तो अपने पास है नहीं, इसका मतलब ये कंपनी ही लेट लिस्ट हुई। ठीक है, यानी अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है देखने के लिए कि कंपनी सच में अंडर वैल्यूड है कि नहीं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देखेंगे सेल्स कंपोनेंट कितना है, तो 3 साल में लगभग 58% है और 5 साल में लगभग 69% है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 100 और 143 की है, यानी ओवरऑल अच्छा है। अब और थोड़ा नीचे जाओगे आप, यहाँ पे इक्विटी देखा, उसके ऊपर ही यहाँ पे आपने ये देखा नेट प्रॉफिट, उसके नीचे और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना है, अर्निंग पर शेयर। देखिए अच्छी कंपनी अगर होगी तो अर्निंग पर शेयर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया है वन बाय वन, जैसे मैंने बताया पी फिर डेट इक्विटी, आप लिख लीजिए। और सब जब आप एनालिसिस करोगे तो ये सब फैक्टर आपको यहाँ पे चेक करने हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये स्टॉक अच्छा है खराब। ठीक है, आप अर्निंग पर शेयर जैसे मैंने बताया कि बढ़ता रहना चाहिए। देखिए तो 2.12 से 2.5, फिर 3, फिर 24, 62, 65, 100, यानी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे 5 साल तक ये बढ़ता चला गया है। यानी कंपनी 5 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म जो है कर रही है, कि अर्निंग पर शेयर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो कंपनी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, अब चलेंगे देखने के लिए कि सच में तो कंपनी चल रही है, पर क्या कैश फ्लो के हिसाब से भी कंपनी अच्छी है? अब ये कहाँ पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा आपको जो है आपके बैलेंस शीट्स पे। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट पे रिजर्व देख रही है 100 है, फिर 150 करोड़ हो गया, फिर 33 करोड़ हो गया, 231 करोड़, 250 करोड़ के आसपास। तो तब तक इतना ठीक था। अब 24 में देखिए 1500 करोड़ आ गया, उसके बाद में 3500 करोड़ आ गया, और अचानक से देखिए 9000 करोड़ आ गया। तो आप बोलोगे यार इतना तो बढ़ गया शेयर, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे उन्होंने आईपीओ किया है तो आईपीओ के पैसे यहाँ पे आए हैं। फिर भी अगर अपन पहला बेस ले ले 150 करोड़ 250 करोड़, तो भी कंटिन्यू बेसिस पे रिजर्व्स बढ़ते हैं, इनका मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव है ये कंपनी। रिजर्व में पैसा है यानी एफडी में पैसा है, यानी पैसा है उनका। और टोटल रिजर्व उनके पास यानी बैंक की एफडी में 14,000 करोड़ रुपए है, और टोटल कर्जा 3200 करोड़ का है, यानी बहुत अच्छी कंपनी स्टेट में है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कैश फ्लो। ठीक है, अब हमेशा एक बात रखिएगा ध्यान कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। 3 तरीके के कैश फ्लो होते हैं। ऑपरेटिव यानी जहां पे मैं काम कर रहा हूँ उस बिजनेस से जो ऑपरेशन से मेरे को कैश फ्लो आ रहा है, वो ऑपरेशन कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट यानी
मैंने अगर किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, मैंने 2-4 कंपनियां लगा लिया और उसको मेरे कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं अटैच करता हूँ, तो वहां से जो आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के जरिए, वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। और तीसरा आता है था फाइनेंसिंग कैश फ्लो, यानी इसमें डिविडेंड हो जाता है या फिर आपने कोई चीज बाय की, सेल किया, उस तरीके के फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो अर्निंग किया, वो आपके फाइनेंशियल कैश फ्लो में आता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑपरेटिव कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी बिजनेस में से तो पॉजिटिव पैसा आना ही आना चाहिए। ये नहीं है, वो कंपनी बिल्कुल मत खरीदिएगा, पहले ही बाहर चले जाइए। आज ही लॉस में है तो कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं तो क्या फायदा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत ज्यादा सेल कर रही है और रिकवरी है ही नहीं, प्रॉफिट बुक है और उसमें रिकवरी है ही नहीं, पैसा देते ही नहीं कस्टमर उसके, तो ऐसे धंधे का क्या इस्तेमाल जिनका प्रॉफिट ही उनके अकाउंट में आता नहीं। ठीक है, ये देखिए 1600 करोड़ रुपए के आसपास लगभग ऑपरेटिव प्रॉफिट है, यानी कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट में देखिए थोड़ा सा घाटा हुआ है, लेकिन उन्हें बड़ी प्रॉपर्टी परचेस कर ली होगी, अगर आप थोड़ा नीचे आओगे देखिए इन्वेस्टमेंट परचेस, तो ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, यानी कहीं पे बड़ी फैक्ट्री खरीदी की होगी, तो इतना तकलीफ वाला चीज नहीं है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में देखिए उन्होंने क्या है देखिए, प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, ये अच्छी चीज की है, यानी जो कर्जा लिया था वो 7,000 करोड़ भर दिया है कर्जा, ऊपर से डिविडेंड भी रिलीज किया है लगभग 58 करोड़ का, देखिए, तो ओवरऑल और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं टाइम टू टाइम देखिए इसमें, तो ओवरऑल कंपनी जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है। चलो अब बचता है लास्ट, यानी कभी उन्होंने अगर किसी को माल दे दिया तो माल देने के बाद उनके अकाउंट में पैसा कितने दिन के अंदर आता है, तो पहले 26 डेज था, तो अभी बढ़ते बढ़ते 34 हुआ है, ये थोड़ा कंसर्न वाला चीज है। और मेरा एक मानना है कि कोई भी कंपनी का अगर डेप्टर डेज 45 डेज के आगे हो तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, यानी वो कंपनी बहुत ज्यादा देर तक उधार दे रही है, क्रेडिट में माल दे रही है, मेरे को इसी कंपनी में ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मोट नहीं है उनके पास। अगर वो एक दिन सेम डे अगर आप यहीं पे चले जाइए जीरो दो या कहीं ब्रोकरेज अकाउंट के पास, आपको ये एक दिन भी नहीं मिलेगा, जीरो डे या वन डे होगा, क्यों? क्योंकि ठीक है डिमांड वहां पे है, ऐसा नहीं है कि उनको धंधे की जरूरत है, मेरे पे आके बोल रहे प्लीज यार शेयर खरीदो, और मैं बोल रहा हूँ ठीक है आज खरीद देता हूँ 10 दिन बाद पैसे दूंगा, ऐसा तो नहीं हो रहा। आज मेरे को खरीदना है तो मेरी अर्जेंसी है, तो वो मोट है उनके पास, वो एक ऑपरेशन का एक उनके पास मोट है, इसलिए जो पैसे वो एडवांस ले पा रहे हैं। पर वही जो पैसा है वो शायद बारी 34 डेज में ले पा रहा है, और कोई और कंपनी 200 दिन बाद भी लेती है, ऐसी भी कंपनियां हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा 45 डेज के बाद अगर डेप्टर डेज ज्यादा है 45 डेज से, थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से अपन ने कंपनी का एनालिसिस किया। आप सबसे लास्ट पार्ट बचता है फंडामेंटल के हिसाब से, वो होता है प्रोमोटर होल्डिंग। तो देखना है कि प्रोमोटर होल्डिंग घट नहीं जा रही है, तो अगर प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट सालों तक घट रही है, इसका मतलब जो उसके ओरिजिनल मालक है उनको ही उस कंपनी पे विश्वास नहीं है। साथ एक सिंपल बात समझिए, अगर आप कंपनी के प्रोमोटर है, आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा और फ्यूचर में भी इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो आप उसको शेयर जो आपके पास है उसको मतलब प्रॉपर आपके पास रखोगे कि बेच दो? आपके पास ही रखोगे। तो अगर कोई उसको बेच रहा है इसका मतलब क्या है, उसको खुद को ट्रस्ट नहीं है, और ये बहुत बड़ा साइन है। अगर एग्जाम्पल के लिए 50% प्रोमोटर होल्डिंग था 5 साल पहले, और आज अगर 5 या 10% है और शेयर भाग भी रहा है, फिर भी जब के रहिएगा, थोड़ा सा दूरी रहिएगा, क्योंकि प्रोमोटर को खुद को उस पर विश्वास नहीं है। आप कौन होते हो उस कंपनी को विश्वास करने वाले, ठीक है। उसके बाद में आप एफआई देखिए, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो क्या वो बड़े हैं? हाँ, वारी के अंदर ये जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर का यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये अच्छी चीज है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखिए बड़े हैं क्या? ये भी बड़े हैं। और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कम हुए हैं, लेकिन उनका शेयर जो है ये दोनों ने ले लिया है। तो अगर एफ आई आर डी आई इंटरेस्टेड है, यानी कंपनी ओवरऑल बेसिक लेवल पे देखिए अच्छी है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो खराब भी होंगी इस लिस्ट के अंदर, लेकिन ये कंपनी जो सारे फैक्टर्स है, जैसे स्टॉक पी, आर ओ सी, आर ओ आई सी, डेट, उसके बाद में प्रॉफिट, डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद में एवरेज पी, स्टॉक इंडस्ट्रियल पी, उसके बाद में प्रोस कॉन्स, बैलेंस शीट, उसके बाद में रिजर्व, उसके बाद में प्रॉफिट, उसके बाद में अर्निंग पर शेयर, उसके बाद में रिजर्व, उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद में डेप्टर डेज, और उसके बाद में लास्ट में आता है प्रोमोटर होल्डिंग और एफ आई आर और डी आई इन्वेस्टमेंट्स। इन सभी पैरामीटर्स पे वारी जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है पेपर्स पे अभी के लिए। गॉट इट? गुड। आप चले जाएंगे अपन, पहली चीज होते है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल तो हो गया कि कंपनी मिल गई, अब ये एनालिसिस आपको इन सभी कंपनियों के ऊपर करना है। तो हो क्या गया, इन सभी कंपनियों में से बहुत सारी कंपनियां निकल जाएगी, और आखिरी में आपके पास 4 से 5 ऐसी कंपनियां बचेगी जो ये सारे पैरामीटर्स को क्वालिफाई करती है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मिल जाएंगे आपको, ये 67 में से लगभग 4 से 5 कंपनी। ओके, आप फिर क्या करोगे कि क्या इन सच इस कंपनियों में, जो ये कंपनियां मैंने डिसाइड की है, क्या सच में ये कंपनी अच्छी है क्या? तो पहले मैं टिकर टेक पे चला जाऊंगा, देखिए टिकर टेक। ओके, और अभी अपन ने वारी का एनालिसिस किया है, तो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, सिंपल, यहाँ पे जाइए और
जस्ट, ठीक है। तो टिकर टेप एज यूजुअल आपको कैसे करना है मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। गूगल पे जाइए, टिकर टेप डाल दीजिए, टिकर टेप आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ पे देखिए, उसका लोगो देख लीजिए, उसको लॉग इन कीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे किसी भी एक शेयर पे आप क्लिक कर सकते हो। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर सर्च बार भी मिलेगा। अब अपन वारे ढूंढ रहे हैं तो मैं वारे डाल देता हूँ, देखते हैं कि वारे मिलता है। वारे में आ रहा है, देखिए वारे एनर्जीज मिल गया मुझे, बट मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चार्ट्स वगैरह सब बहुत सारी चीजें हैं, पर चार्ट अपन देखेंगे कहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू पे, वहां पे बहुत अच्छे चार्ट दिखते हैं, बाकी चीजें। और फंडामेंटल रेड फ्लैग्स के लिए ये बहुत अच्छी साइट है, यहाँ पे वो दिखाई देता है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए अब वारे एनर्जी अपने को तो वहां पे बहुत अच्छा लगा था, परफॉर्मेंस अच्छा है, पर देखिए यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस लो। अब आप बोलोगे क्यों, तो डीप एनालिसिस के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मेरे पास है। अगर आप प्रॉपर ले रहे हो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ज्यादा पैसा नहीं है इसका, लेकिन आप यहाँ पे देखिए हैजंट फेयर्ड वेल अमॉन्ग्स लो परफॉर्मेंस, यानी उसके पूरे जितने भी पेयर्स होंगे, हो सकता है उनमें से उसका परफॉर्मेंस कम। वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन सीम्स टू बी ओवर वैल्यू वर्सेस मार्केट एवरेज। अब हालांकि आपने पी के हिसाब से देखा है तो बड़ा है, लेकिन उसके पीयर्स के हिसाब से जितना उसका वैल्यूएशन है, उस हिसाब से, उस सेल्स के हिसाब से वारे का वैल्यूएशन थोड़ा लगता है उन्होंने ज्यादा देखा। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए ग्रोथ अच्छी है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। एंट्री पॉइंट है क्या, तो स्टॉक इज अंडर प्राइस एंड इज नॉट इन ओवरबॉट फ्लो, यानी ओवरबॉट तो नहीं है, तो एंट्री फ्लैग पे है। और रेड फ्लैग कुछ है क्या, रेड फ्लैग यानी क्या, कि उस कंपनी का कुछ झोल है क्या, कुछ गफला किया है क्या, कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है क्या। तो फिलहाल तो आपको यहाँ पे कुछ भी रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहे, तो उस हिसाब से मोटा मोटी टिकर टेप के हिसाब से भी वारी इज अ गुड कंपनी, एंट्री लेवल पे प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा लग रही है, परफॉर्मेंस ओके ओके है, बट ठीक है, ज्यादा नहीं है परफॉर्मेंस, ओवरऑल ओके ओके है, ठीक है। चलो अब चलते हैं इन डॉट ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे डाल देंगे वारे। अब इस वेबसाइट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है तो आपको बात समझो। यहाँ पे मिलेगा आपको एक्चुअल में एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंट्री पॉइंट यानी वहां पे जिसने बोल दिया एंट्री करना है, सच में एंट्री करना है क्या, तो बेसिक एक फॉर्मूला से मैं आपको बताऊंगा कि वारी में एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो आपको समझो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आओगे अगर, ये है इन डॉट ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे आना कैसे है, वहां चलो, सॉरी, जस्ट यहाँ पे आना कैसे है वो उससे पहले शुरुआत करेंगे अपन। कुछ नहीं है, गूगल पे आपको डालना है इन डॉट ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। इसी आप डालोगे, यहाँ पे आपको ऐसा एक टी का सिंबल का एक मिलेगा, आप उसको क्लिक कर दो सिंपल, और इस वाले सेगमेंट पे आप आओगे, ठीक है। यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको बार दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे हर बार, और सर्च के बारे पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये खुल जाएगा। आपकी कंपनी का नाम डाल दीजिए वारी, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, अगर पूछे भी तो लॉगिन वाया गूगल कर दीजिएगा, सिर्फ ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका लॉगिन होगा, ठीक है। अब वारी एनर्जी पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अब उसका चार्ट जो है वो यहाँ पे क्लिक है, गुड। यहाँ पे देखिए दो साइड है इस पर्टिकुलर चार्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड, यहाँ पे प्राइस लेवल दिए है। यहाँ पे जाके आप जूम आउट जैसे करोगे, वो वर्टिकली जो है वो कम ज्यादा हो, ठीक है, गुड। और नीचे देख रहे हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रही है आपको, जुलाई अगस्त वगैरह। यहाँ पे जाके लॉग आउट करोगे तो आपको मिलेगा उसका हॉरिजॉन्टल, आगे पीछे करना, तो आप इस पर्टिकुलर प्राइस को इस तरीके से आगे और पीछे कर सकते हो आपकी हिसाब से, गुड। चलो अब देखते हैं कि क्या सच में वारी जो है वो एंट्री लेवल पे है, ठीक है। तो क्या सिंपल करना है आपको, यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आना है, क्लिक करना है इंडिकेटर, और यहाँ पे डाल देना है डेमा, DEMA। इसका मतलब रहता है डिफरेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। दो बार सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आपको दो जो है वो मिल गए, गुड। यहाँ पे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे उसके ऊपर आने के बाद थोड़ा सा आपको सेटिंग दिख जाएगी, यहाँ पे दिख रही है आपको। सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इनपुट है, स्टाइल है, पहले आप चाहोगे इनपुट पे, वहां पे लेंथ में आप 200 कर दोगे, 200 यानी ये है 200 दिन, ओके, 200 यानी 200 दिन, और ठीक है, सॉरी 200 दिन। उसके बाद में स्टाइल, अब ये हमको देखना है अलग, तो इसका कलर मैंने रेड कर दिया, ओके। और थोड़ा यहाँ पे नीचे जाने के बाद उसकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते, थिकनेस बढ़ा दी, ओके कर दिया मैंने, ऑटोमेटिकली मेरा 200 का जो यहाँ पे दिख रहा एक लाइन जो है वो बन सिंपली। वैसे ऊपर जाऊंगा मैं सेटिंग्स पे फिर से एक बार, ओके, और यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूंगा क्योंकि मेरे को डिटेक्ट करना है, और यहाँ पे इनपुट पे कर दूंगा 50 डेज और बस ओके कर दूंगा, दैट्स। अब एक सिंपल चीज समझिए,
50 डेज का डबल मूविंग एवरेज और 200 डेज का डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब जब 50 डेज का एवरेज 200 दिन के एवरेज को क्रॉस करेगा, इसका मतलब शेयर जो है वो मूवमेंट में है, सप्लाई डिमांड बन रहा है वहां पे, वो मूवमेंट में आ चुका है, इसका मतलब आपको वहां पे एंट्री करनी है जहां पे वो क्रॉस कर, ठीक है। और अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज गिर रहा है 200 डेज के हिसाब से, उसका मतलब क्या है, सेल में बिक्री हो रही है, इंटरेस्ट कम है, मोमेंटम कम है, यानी अभी वो स्टॉक नीचे जाने के कगार पे है। तो अगर यहाँ पे अपन थोड़ा ऊपर करेंगे तो फाइनेंशियल पूरा अच्छा था, रेट टिकट पे जाने के बाद भी डिटेल्स हमको सब कुछ मिली, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो ग्रीन लिया था, गुड, देखिए ग्रीन लिया था, और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज था वो रेड लिया था, और रेड को ऊपर से कट किया है। अगर उसको ऊपर से कट किया यानी क्या, यानी जो 50 डेज का एवरेज है, यानी अभी के 50 डेज का, लेटेस्ट 50 डेज का एवरेज उसके 200 दिन के एवरेज के हिसाब से कम जा रहा है, यानी बिक्री हो रही है, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मोमेंटम बन नहीं रहा, तो ये शेयर हो सकता है और नीचे ही चला जाएगा। लेकिन आपको खरीदना कब है, आप इसके ऊपर आपको वॉच रखना है। और जब भी ये ग्रीन जो आपका जा रहा है 50 डे मूविंग एवरेज, नीचे से जब ये हरे लाइन को क्रॉस करेगा, वो होगा आपका एंट्री पॉइंट, बेसिक एंट्री पॉइंट। तब आप वारी के अंदर अपना पहला पोजीशन जो है वो बनाओगे और कंटिन्यू करोगे उसको, ठीक है, गुड। तो इस तरीके से आपको पहली चीज पता तो चल गई कि स्टॉक खरीदना कैसे, ठीक है। सबको ये पता चल गया कि बेसिक फंडामेंटल, फिर उसके बाद बेसिक टिकट और टेक्निकल के जरिए कैसा करना है। अब आएगा सेकंड फेज, जो आएगा आपका इकोनॉमिक एनालिसिस। एक ही चीज करनी है, खाली गूगल पे जाना है और देखना है अभी के रेपो रेट क्या है, कंपेरेटिविटी ऑफ नॉर्मल रेपो रेट या एवरेज के हिसाब से अभी का रेपो रेट कितना है। अगर अभी का रेपो रेट एवरेज के हिसाब से ज्यादा है, इसका मतलब अभी के लिए महंगाई थोड़ी ज्यादा होने के कारण रेपो रेट को बढ़ा दिया है, और उसकी वजह से क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं है। क्वांटिटेटिव ईजिंग है, मार्केट में पैसा घूम नहीं रहा है, या फिर जो बैंक है वो पैसा प्रिंट नहीं कर रही है, इसका मतलब पैसा मार्केट में नहीं है, इसका मतलब कर्जा आसानी से नहीं मिलेगा। कर्जा आसानी से नहीं मिलेगा यानी प्रोडक्ट जो है वो आसानी से खरीदी नहीं करेंगे लोग, यानी वो खराब साइकिल है। लेकिन वहीं पे अगर रेपो रेट एवरेज से कम है, तो इसका मतलब क्या है, कर्जा बहुत इजीली मिल रहा है, मार्केट में पैसा अवेलेबल है, महंगाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर जहां पे 24 डे महीने का ईएमआई था वहां पे 48 महीने का ईएमआई हो चुका है, और हर कोई कोई भी चीज बाय कर सकता है, अप्रोचेबल हो चुकी है, यानी मार्केट आप ऊपर जा सकता है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में खाली इतना ही देखना है कि रेपो रेट अपने एवरेज रेपो रेट से ऊपर है कि नीचे है, और उस हिसाब से डिसीजन लेना है, और देखना है कि क्या उस रेपो रेट का इफेक्ट इस पर्टिकुलर चीज पे होता है क्या। क्योंकि अगर आप बैंक में चले जाओगे तो रेपो रेट अगर ज्यादा है तो उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो वो उनके लिए फायदेमंद है। और वही पे आप अगर वारी जैसे कंपनी के लिए आओगे, तो वारी और जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक पैनल्स है, बहुत सारे कंपनियां जो है या फिर लोग जो सोलर भी खरीदते हैं वो लोन लेके खरीदते हैं। अब अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आदमी लोन लेगा क्या, नहीं लेगा ऑब्वियसली। तो रेपो रेट अगर एवरेज से ज्यादा होगा यानी इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है यानी खरीदी कम होगी, यानी उसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जब वो क्रॉस करेगा इकोनॉमिक एनालिसिस में ये देख लेना है, अगर मीडियम में है 90% बार वो हमेशा बीड में होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट आपका 9% होता है ना 6% होता है, वो हमेशा 7 to 8 में खेलता रहता है। अगर वो मिडल भी है इसका मतलब साइडवेज अपर ही जाएगा मार्केट, तो इतना बड़ा पैनिक लेने की सिचुएशन नहीं है, और उस लेवल पे है। और अगर पहले बड़ा था तो यानी नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर पहले 9 था अभी 7 तक आ चुका है, तो आज 9 तो नहीं करेंगे, उसके नीचे ही लेके जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको भी ग्रोथ चाहिए ना। अभी 9 जब उन्होंने किया था तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ था, महंगाई बहुत कम हो चुकी थी लेकिन ग्रोथ नहीं थी, जीडीपी कम हो चुका था। तो ग्रोथ और जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, पैसा छापो मार्केट में, ईएमआई में बांट दो और जीडीपी को बढ़ा दो, यही करते हैं, सिंपल, ठीक है, गुड। तो इकोनॉमिक एनालिसिस भी आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो सारे एनालिसिस के हिसाब से आप पता चल गया कि वारी खरीदना है कि नहीं। तो अभी के हिसाब से वारी जो है, इस एनालिसिस के हिसाब से वारी के लिए हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ग्रीन लाइन यानी जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है रेट को क्रॉस नहीं करता, तब होगा हमारा एंट्री पॉइंट। फंडामेंटल रेट टेप्स के हिसाब से, सभी के हिसाब से ये बेस्ट कंपनी प्रूव हुई है, बस खाली टेक्निकल एंट्री पॉइंट नहीं मिला है, इस वजह से हम लोग रुके हैं। अब आप बोलोगे सर बेचना कब है, बेचने में सिंपल दो चीजें देखनी है, सिंपल दो। अब एक बार आपने एंट्री कर लिया, शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको होल्ड करना है जब तक उसका एवरेज पीई उसके एवरेज पी को क्रॉस नहीं करता, यानी उसका नॉर्मल जो पी चल रहा है, जैसे वारी, अब वारी का पी कितना चल रहा है फिलहाल 19 का चल रहा है, और उसका एवरेज पी 37 का है, बराबर क्या आपने देखा था,
जब तक वारी अपने एवरेज पीई को क्रॉस नहीं करता तब तक आप आराम से बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। पीई एक्सपांड होगा, उस लेवल तक चली ही जाएगी, समय लगेगा, 2 से 5 साल 7 साल लग सकते हैं, पर जाएगी। जिस समय उसका एवरेज पीई को क्रॉस कर दिया पीई ने, वो आ गया आपके लिए खतरे की घंटी, यानी आप उसका वैल्यूएशन उसके एवरेज वैल्यूएशन से बढ़ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप जाओगे टेक्निकल, यहाँ पे आओ, आप उस समय तक इंतजार करोगे जब आपका 50 डेज का एवरेज ऊपर से 200 डेज के एवरेज को कट नहीं करता। जिस समय उसने ऊपर से उनको कट किया, वो हो गया आपका आइडियल एग्जिट पॉइंट। आप वो शेयर बेच दोगे और आराम से चले जाओगे। बात खत्म, बहुत इजी है, कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है। आई होप मेरा आपको बाय करना और सेल करना दोनों भी सिखा दिया है। अब बचता है बस लास्ट पार्ट, जो ये है वहां पे क्वेरीज क्या डाल, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि वी हैव फाइनलाइज्ड वारी एनर्जी टू बाय एंड आई एम एमिंग 15% CAGR, यानी कैलकुलेटेड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर दिस, फॉर नेक्स्ट 5 years पकड़िए। व्हाट्स योर ओपिनियन? टेल मी like a financial analyst, financial analyst having more than decade. Okay. इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं जाऊंगा जेमिनाई पे, क्वेरी को मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको एक ही करना है, लॉग इन बाय गूगल, खत्म। हर जगह पे याद रखिएगा, लॉग इन बाय गूगल, साइन अप, लॉग इन बाय गूगल, खत्म। देखिए यहाँ पे आपको कोने में जाना है फ्लैश में, यहाँ पे ऑल राउंड हेल्थ शुरू हो गया, अभी ये शुरू हो गया, ठीक है। तो पेरी रन हो रही है। तो इसी तरीके से आप क्लाउड पे भी जाओगे, और आपका आखिरी जो आपको एक सलाह चाहिए फाइनल जो है, वो आपको देगा चैट जीपीटी, क्लाउड और इस तरीके के सारे जो एलएलएम्स है वो। और तब जाके आपको पता चलेगा और आप कंफर्म होंगे आपकी चॉइस पे कि हाँ बाबा इस कंपनी में मेरे को निवेश करना है। जैसे ही अपने एवरेज को बीट करेगी, मैं इसमें पैसे जो है वो डाल, ठीक है। तो देखिए उसने क्या किया, यस, if I look worry for 5 years of investment rather than 3 to 6 months, I think 15% CAGR target is reasonable but not conservative, ठीक है। आपको उन्होंने उसका एनालिसिस दिया है कि क्या है कंपनी किस तरीके से वर्कआउट कर रही है जो भी, ठीक है। सो आई होप मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ इस पूरे वीडियो में कि कैसे एक कंपनी ढूंढनी है, ढूंढने के बाद क्या क्या देखना है फंडामेंटल में, रेड फ्लैग्स किस तरीके से डिटेक्ट करने हैं, टेक्निकल में चार्ट पैटर्न्स कैसे देखना है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स के हिसाब से सप्लाई डिमांड का एनालिसिस कैसे करना है, और फिर फाइनल में एआई के जरिए हेल्प लेके कैसे स्टॉक को फाइनल करना है। और मैं इतना समझता हूँ कि अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो, जो मैंने अपने सेमिनार में बताया था, उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे, और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इस तरीके से पूरा एनालिसिस करके अगर स्टॉक्स को पिक करोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बहुत कम है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हमेशा रहेगी। अब हमें कहाँ पता है कि एचडीएफसी के अंदर कोई कुछ झोल झपटा कर भी रहा होगा, तो
हमें तो पता ही नहीं है ना, तो हो भी सकता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये एनालिसिस ये 100% श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो 101% बढ़ जाएगा। इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके लगभग 7 साल हो गए हम लोग वन बाय वन मैंने स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया है, और लगभग 3 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। और मैं आपको बता देता हूँ 85 से लेकर 90% एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। इसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका दाव कहीं पे खराब हो जाए या चूक जाए। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां खरीद रहे हो। हाँ, आगे एक ही चीज होती है कि टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जहां पे कोई स्टॉक आपको 1 साल में दे देगा रिटर्न, कोई पे कोई स्टॉक किसी एनालिसिस का जो है वो 3 साल बाद दे देगा, कोई 5 साल बाद दे देगा। लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, प्रॉफिटेबल है, मोट है, गोल क्लियर है, आपका ब्रांड क्लियर है, तो 100% रिटर्न जो है आपको जनरेट करके देंगे। तो आई होप मैं सब कुछ दे रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरा मेल आईडी है CEO अर्बन मंडाई, er.rohit@gmail.com, ये लिख लीजिएगा, er.rohit@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, पर्सनल मेल आईडी है। इसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसके जरिए आप मुझसे कम्युनिकेट कीजिए, कोई भी क्वेरी जो प्लीज पूछे, तो आपको क्लियर 100% दूंगा। अगर लगेगा तो शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में भी आपको समझाऊंगा। अगर बड़ा कॉन्सेप्ट है तो आपको इसी तरीके से वीडियो बना के उसकी लिंक भी शेयर करूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, लेट्स ग्रो टुगेदर, थैंक यू।